विद्यार्थियों, इसके पूर्व के वीडियो में हम मांग की कीमत लोच, उसका अर्थ, उसके सूत्र एवं मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मांग की कीमत लोच के अंतर्गत आर्क लोच या चाप लोच, जिसे क्रॉस इलास्टिसिटी इंग्लिश में कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। जब कीमत के परिवर्तन बहुत मामूली मात्रा में हो तो ऐसी स्थिति में आर्क लोच या चाप लोच का प्रयोग किया जाता है। इस आर्क लोच या चाप लोच का अध्ययन एक मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच में किया जाता है। इसको आप एक रेखा चित्र देखेंगे, मुझसे आराम से समझ में आ जाएगा। ये दो बिंदु है रेखा चित्र में, ए और बी है ना, और डी डी हमारा मांग वक्र है। अगर हमें ए और बी बिंदुओं के बीच मांग की लोच ज्ञात करनी है, अगर डी डी सीधी रेखा न होकर के एक वक्र होती, कर्व होती, तो भी उसमें कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ए और बी इतने पास पास में है, यानी बहुत नज़दीक होने के कारण उसमें कर्व या सीधी रेखा में कोई फर्क नहीं पड़ता। ए से बी तक का खंड मांग की रेखा का एक भाग होता है ना, वक्र का एक भाग ही होता, और इस पर मांग की लोच का माप आर्क लोच का माप कहलाता। तो अब इस रेखा चित्र को हमें देखने से पता चलता है ए और बी बिंदु दो बिंदु हैं या दो स्थिति है। ए बिंदु पर वस्तु की कीमत 5 रुपये है, जबकि उसकी मांगी जाने वाली मात्रा 8 इकाई है। जैसे ही हम बी बिंदु पर आते हैं, वस्तु की कीमत घट करके 4 रुपये हो जाती है और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा 10 इकाई हो जाती है। तो 5 रुपये से 4 रुपये होना, ये डेल्टा पी कहलाएगा, यानी कीमत में परिवर्तन, और 8 से 10 हो जाना, ये डेल्टा एक्स कहलाएगा, या वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। जैसा कि हमने पहले सूत्र में हमने देखा है कि मांग की लोच का सूत्र हमने लिखा था डेल्टा एक्स बटा डेल्टा पी इंटू पी बटा एक्स, या डेल्टा एक्स बटा एक्स अपॉन डेल्टा पी बटा पी, यानी मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ये पूरा सूत्र हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं। अब यदि उस रेखा चित्र के हिसाब से हम देखें तो हमारे सामने स्थिति आ जाती है कि बिंदु ए पर कीमत है 5 रुपये और मांगी जाने वाली मात्रा है 8 इकाई। बिंदु बी पर कीमत है 4 रुपये और मांगी जाने वाली मात्रा है 10 इकाई। अब यदि हम पहली स्थिति से प्रारंभ करें, है ना, यदि हम ए बिंदु से प्रारंभ करें और ए से बी पर जाते हैं, है ना, पहले हम ए पर हैं और ए से हम बी पर जाते हैं, तो अगर हम मांग की लोच की गणना करें तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या आएगी? इस उपयुक्त सूत्र के अनुसार डेल्टा एक्स बटा एक्स। अब डेल्टा एक्स क्या है? 8 से 10 हो गई, तो डेल्टा एक्स हो गया 2 बटा एक्स, है ना, डेल्टा एक्स बटा एक्स। अगर हम ए से प्रारंभ करके बी पर जाते हैं तो प्रारंभिक हो गया 8, 2 बटा 8 बटा डेल्टा पी बटा पी। डेल्टा पी 5 से 4 हो गई, यानी कितना परिवर्तन आया? -1 का, बटा पी। प्रारंभिक कीमत कितनी है? 5। तो ये हमारे पास आ गया 2 बटा 8 बटा 1 बटा 5। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 बटा 8 इंटू 5 बटा -1। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 बटा 8 एकम 8 माइनस का 8, और इस प्रकार से ये आ जाएगी -1.25। तो इस प्रकार से अगर हम ए से प्रारंभ करके और बी पर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच आती है -1.25। ठीक है। अब हम दूसरी स्थिति से प्रारंभ करें, यानी अगर हम बी से प्रारंभ करके ए पर जाएं, है ना, अगर हम बी से शुरू करें और ए पर जाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब जो है डेल्टा एक्स क्या होगा? देखिए यहां पर था, मैं इसको यहां रख देता हूं। डेल्टा एक्स था हमारा 8 से 10 हुआ है, यानी 2 बी से ए पर जाएंगे, है ना, तो 10 से 8 हो गया है। बी से ए पर जाएंगे तो 10 से 8 यानी -2। अब प्रारंभिक एक्स कितना है? 10, क्योंकि हम बी से ए पर जा रहे हैं।
अब डेल्टा पी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है, 1 का, प्लस 1 का, इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगेगा, 4 से 5 हुई है। और प्रारंभिक जो कीमत है वो है 4, तो उसको फिर हम ऐसे ही लिखेंगे 2/10, ये 2 माइनस का है, इंटू, अब 1/4 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4/1। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा 8/-8/10, 4 दूनी 8 और 10 एकम 10, इजिकल टू हो जाएगा -0.8। तो ये हमारे पास मांग की लोच आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब हम ए से शुरू करके बी पर जाते हैं तो मांग की लोच आती है 1.25, और जब हम बी से शुरू करके ए पर जाते हैं तो मांग की लोच आती है -0.8। तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति दोनों में प्राप्त मांग की लोच के अंतर, क्योंकि इसमें अंतर आ रहा है, अंतर नहीं आना चाहिए, इस अंतर को कम करने के लिए हमें कीमत का परिवर्तन और भी कम करना होगा, यानी इस कीमत का परिवर्तन 1 से भी कम करना होगा, अर्थात हमें बी बिंदु को ए बिंदु के ज़्यादा नज़दीक लाना होगा, हमें उसके समीप लाना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम जो है तीसरी स्थिति के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, और तीसरी स्थिति में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से लेंगे। अब यदि हम तीसरी स्थिति करें, यानी यदि हम मांग की लोच की माप के लिए मांग एवं कीमत दोनों को नीचे की राशि से प्रारंभ करें, है ना, हम इनको नीचे की राशि से प्रारंभ करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। नीचे से अगर हम प्रारंभ करें तो डेल्टा x/x, है ना, डेल्टा x तो वही आएगा, कितना परिवर्तन हुआ, 2 का, बटा x कम वाला क्या है, 8 और 10 में से कम कौन है, नीचे वाला, यानी हम 8 को लेंगे। इसी प्रकार से हम डेल्टा p कीमत में परिवर्तन कितना हुआ, -1 का, और कीमत कम वाली कीमत कौन सी है, 4 रुपये, तो हम इसको लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा 2/8 इंटू -4/-1, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा हमारे पास 8/8 माइनस का इजिकल टू -1। तो मांग की लोच तीसरी स्थिति में हमारे पास 1 आ जाती है। इसी प्रकार से अगर इसको हम अधिक से भी शुरू करें, है ना, अगर हम यहाँ जैसे मैंने लिया है डेल्टा x 2 और x लिया है मैंने 8, इसकी जगह अगर मैं 10 ज़्यादा से शुरू करूँ तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि फिर कीमत भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो नीचे आ जाएगा 4 की जगह पर 5, तो इसलिए हो जाएगा 2/10 इंटू 5/1, और 5 दूनी 10/10 इजिकल टू 1 आएगा। तो किसी भी, चाहे हम अधिक से शुरू करें या कम से शुरू करें, तो मांग की लोच 1 आती है। तो तीसरी स्थिति में जो मांग की लोच का गुणांक आया है, हमारे पास कॉफिशिएंट आया है, वो -1 आया है, जो पहली स्थिति में 1.25 आया था और दूसरी स्थिति में -0.8 आया था, उन दोनों के बीच की स्थिति है। तो इसलिए जो अधिकांश अर्थशास्त्री है लोच की माप के इसी जो है तरीके का समर्थन करते हैं, क्योंकि जैसा कि गोल्ड और फर्गुसन ने कहा भी है कि जब कीमत व मात्रा के परिवर्तन बहुत ही थोड़े होते हैं तब लोच के सूत्र में प्रयुक्त किया जाने वाला कीमत का अंक दोनों कीमतों में से नीचे वाला होगा, तथा प्रयुक्त किया जाने वाला मात्रा का अंक भी दोनों मात्राओं में नीचे वाला होगा। तो इस प्रकार से हम जो है मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। तो अब अगर आपको मांग की लोच, आर्क लोच या चाप लोच दी जाती है, तो उसे हमें कीमत में भी नीचे से शुरू करना है और मात्रा में भी नीचे से ही शुरू करना है। नेक्स्ट फिर हम लेते हैं कुल व्यय विधि का उपयोग करके मांग की लोच को मापना, है ना। एक H.H. लिबास्की हुए हैं, प्रोफेसर H.H. लिबास्की, उनका ये ऐसा मानना था कि जो पहले वाला सूत्र है डेल्टा x/x अपॉन डेल्टा p/p, इस बात पर प्रकाश नहीं डालता है कि कीमत के परिवर्तन से कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने मांग की लोच का एक नया सूत्र दिया है, जिसे कुल व्यय की अवधारणा का भी उन्होंने समावेश किया है। उनके द्वारा दिया गया सूत्र जो है वो इस प्रकार से है कि E इजिकल टू इलास्टिसिटी, E का मतलब इजिकल टू 1 माइनस डेल्टा E अपॉन x डेल्टा p। यहाँ डेल्टा E से मतलब है कुल व्यय का परिवर्तन,
एक्स का मतलब मांग की प्रारंभिक मात्रा से है और डेल्टा पी का मतलब हो गया कीमत में परिवर्तन से। अब इसको भी हम एक लेकर के उदाहरण लेकर के आसानी से समझ सकते हैं। ये उदाहरण देखिए आपके सामने है, इसमें दो बिंदु हैं और कीमत दी हुई है 5 रुपये। जब कीमत 5 रुपये है तो मांगी जाने वाली मात्रा की इकाई है 8। तो कुल खर्च हो गया, अगर एक वस्तु 8 रुपये में एक वस्तु 5 रुपये में आती है तो 8 वस्तुएं कितने में आएगी। जैसे एक पेन अगर 5 रुपये का है तो 8 पेन लेने हैं तो कितने में आएंगे, 5 × 8 बराबर 40 रुपये। तो कुल व्यय हो गया 40 रुपये। अब स्थिति 2, अगर मान लीजिए कीमत घट करके 4 रुपये हो जाती है ना। अगर कीमत घट करके 4 रुपये हो जाती है तो ऐसी स्थिति में 3 प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं जो यहाँ दिया हुआ है, स्थिति 1, 2 और 3। मान लीजिए स्थिति 1 होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा हो जाए 10 इकाई होती है। तो ऐसी स्थिति में कुल व्यय कितना हो जाएगा, 4 × 10 बराबर 40 रुपये। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि कीमत घट के 4 रुपये होने जाने पर मांगी जाने वाली मात्रा 9 इकाई हो जाए, तब कुल व्यय कितना हो जाएगा, 4 × 9 = 36 रुपये। और तीसरी स्थिति, अगर कीमत घट करके 4 रुपये हो जाती है और मांगी जाने वाली मात्रा जो है 11 हो जाती है बढ़ करके, तो ऐसी स्थिति में कुल खर्च हो जाएगा 4 × 11 बराबर 44 रुपये। पहली स्थिति में जो है कोई परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि पहले भी 40 रुपये खर्च हो रहे थे और अब भी 40 रुपये खर्च हो रहे हैं। दूसरी स्थिति में जो है कुल व्यय घट करके 36 रुपये हो गया है यानी -4 हो गया है। और तीसरी स्थिति में कुल व्यय बढ़ करके 44 हो गया है यानी +4 हो गया है। तो अब तीनों स्थितियों को अगर हम लिबास्की के सूत्र के द्वारा मांग की लोच ज्ञात करें तो हमें पता चल जाएगा। जैसा कि मांग की लोच से हमें पता चलता है ना, मांग की लोच का सूत्र क्या है, लिबास्की का 1 - डेल्टा ई, 1 - डेल्टा ई अपॉन x डेल्टा p। अगर हम पहली स्थिति को लें, है ना, इसको फर्स्ट स्थिति को लें तो ऐसी स्थिति में 1 - डेल्टा ई, कुल एक्सपेंडिचर कितना खर्च आया, पहले भी 40 था और अब भी 40 है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, 0 बटा x। x कितना है यहाँ पर, प्रारंभिक मात्रा, मैंने कहा था x की प्रारंभिक मात्रा है 8 इंटू डेल्टा p। अब डेल्टा p कितना हुआ है, 5 से 4 हुआ है यानी -1 का अंतर आया है। तो 1 माइनस ये एक यहाँ पर यहाँ तक होना चाहिए था ना, 1 - 0 बटा 8 × 1। अब 8 × 1 को अगर हम गुणा करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 8 ही आएगा, -8, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 - 0 = 1। तो यहाँ मांग की लोच 1 आ गई है। तो अब हमें ये देख के पता चलता है कि कीमत के घटने पर या कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। देखिए ये संबंध याद रख लीजिए कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर या वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो यानी कुल व्यय स्थिर रहे, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच हमेशा इकाई के बराबर होगी। अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है कि जैसा कि लिबास्की का सूत्र है 1 - डेल्टा ई, ये बार बार सूत्र इसलिए लिख रहा हूँ तो आपको भी याद हो जाए, डिवाइडेड बाई x × डेल्टा पी। अब 1 की जगह हमने 1 रख लिया, डेल्टा ई एक्सपेंडिचर में कितना परिवर्तन आया, देखिए 40 से 36 हो गया यानी -4। तो डेल्टा ई हो गया आपके -4 बटा x, प्रारंभिक x वही 8 ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, इंटू डेल्टा पी, उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, वो -1 ही रहेगी। तो अब ये क्या हो गया, 1 माइनस, है ना, 1 माइनस, अब ऊपर चूंकि माइनस है 4 और ये भी माइनस है और अंदर भी ये देखिए माइनस है, तो अब क्या हो जाएगा, ये सारा
माइनस ऊपर और नीचे वाला जब कटेगा, या इस तरह से लिखता हूँ मैं वापस एक बार, -4/-8। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बच जाएगा 1 - 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। तो 1 - 1/2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 में से 1/2 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 1/2, आधा ही बचेगा, इजिकल टू 0.5 आधा। तो यहाँ मांग की लोच कितनी है, इकाई से कम है, लेस देन 1, यानी इकाई से कम है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि अगर कीमत में कमी होने पर कुल व्यय कम हो जाता है तथा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी, यानी बेलोच होगी, तो बेलोचदार मांग होगी। अब तीसरी स्थिति हम लेते हैं। तीसरी स्थिति में क्या है, अब मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, इलास्टिसिटी इजिकल टू 1 - ΔE अपॉन x ΔP, मैं सीधा ही लिखूंगा। यहाँ देखिए अब इसमें कितना परिवर्तन हुआ है ΔE में, पहले कुल व्यय कितना खर्च हो रहा था 40, और तीसरी स्थिति में जब मात्रा 11 हो गई तो कुल व्यय कितना खर्च हो रहा है 44, यानी +4 का अंतर आया है। तो 1 माइनस ΔE कितना हो गया 4 +4 बटा प्रारंभिक मात्रा वही 8 इंटू कीमत में परिवर्तन ΔP -1, तो इजिकल टू ये हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ माइनस 4/-8, ये हो जाएगा आपके 1 माइनस, फिर 4/1 कहते ये हो जाएगा -1/2, ये माइनस और माइनस दोनों कट करके हो जाएंगे प्लस, और इस तरह से हो जाएंगे 1 + 1/2, 1 सही 1/2 या 1.5, यानी ग्रेटर देन 1, इकाई से ज़्यादा। तो यहाँ तीसरी स्थिति में मांग की लोच इकाई से ज़्यादा है। तो इसको देखने से हमें पता चलता है कि जब कीमत घट जाए और कुल व्यय बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होगी, यानी लोचदार होगी। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि कीमत के बढ़ने पर यदि कुल व्यय बढ़ जाए, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होगी या लोचदार होगी। यानी जब कीमत में परिवर्तन से कुल व्यय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, स्थिर रहे, तब मांग की लोच होगी इकाई के बराबर। और जब कीमत में परिवर्तन के अनुरूप ही कुल व्यय में परिवर्तन हो, यानी कीमत घटे तो कुल व्यय घट जाए और कीमत बढ़े तो कुल व्यय भी बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी, बेलोच होगी। और तीसरे, अगर कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ जाए, है ना, यानी विपरीत परिवर्तन हो, तथा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से ज़्यादा या लोचदार होगी। तो इस प्रकार से हमने आज मांग की लोच के अंतर्गत मांग की आर्क लोच या चाप लोच एवं प्रोफेसर लिबास के द्वारा दिए गए सूत्र के अनुसार कुल व्यय का उपयोग करके मांग की लोच की गणना की है।